हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का जो एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 9 है वो, और 1 to 8 जो टेस्ट सीरीज है वो करवाया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ के और टेलीग्राम चैनल पे आके आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको बीपीएससी 71st से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर्स और अदर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड होता है। साथ में बिहार दारोगा संबंधित भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान कीजिए। सूची 1 में समिति है और सूची 2 में उसका विषय दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। भंडारी समिति है तो आपको पता है कि यह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से था। स्वामीनाथन समिति, तो ये भी आपको पता होगा कि जनसंख्या नीति से। फिर रंगराजन समिति है तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। और राजा चलैया समिति जो था यह कर संरचना कर संरचना कह रही हूँ, कर सुधार से था। तो इसलिए जो है इसका हमारा कॉम्बिनेशन बन के आता है 4-3-2-1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि जो पूरा है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और ये जो है पूरा जो कार्यक्रम है ये 2000 जो अब्दुल कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके 2000 जो विजन लाया गया था, विजन 2020, तो उनके विजन 2020 के तहत इस प्रोग्राम को लाया गया था। और इसके तहत जो है भारत का जो समुचित विकास हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए इसमें बात की गई थी। और इसके अलावा जो है आपको पूरा का जो फुल फॉर्म है वो होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी। तो भारत में अगर जो स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो इसमें वही पूछ रहा है, तो वी राव, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि स्वतंत्रता पूर्व जो है 1867-68 में जो है सबसे पहले नेशनल इनकम की जो गणना की गई थी वह दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था। और आप सभी को पता है कि उस टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया उनके द्वारा बताया गया था। और इनकी एक बहुत फेमस सी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने जो है जो आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाया गया था, यानी कि भारत से जो धन का निष्कर्षण है इंग्लैंड की ओर जो था, तो उसमें उस बुक में इन्होंने उसको डिटेल में बताया है। तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि जो है यह किसी भी देश की जो है संख्यात्मक मान, या फिर आप बोल सकते हैं कि मात्रात्मक जो है मात्रात्मक डेवलपमेंट को दिखाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसको गुणात्मक, यानी कि उससे क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें शो होगा। जबकि आर्थिक समृद्धि में क्या होगा कि हमारा जो है एग्रीगेट जो भी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो किसी भी देश का हो या आपके फॉर एग्जांपल में फैमिली का हो। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि राष्ट्रीय आय, तो आपको पता है कि यह जो है मात्रात्मक होता है, तो राष्ट्रीय आय इसमें आ जाएगा। फिर है सकल घरेलू उत्पाद, तो आपको पता है कि ये भी मात्रात्मक इकाई है, तो ये भी आ जाएगा। फिर है प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, तो उसको भी आप लोग मात्रात्मक में रखते हैं, तो इसका मतलब ये भी है। जबकि पूंजी निर्माण की दर और जीवन स्तर में सुधार जो है ये दोनों जो है गुणात्मक है, इसीलिए ये आर्थिक समृद्धि में ना आके बल्कि आर्थिक विकास में आएगा। तो इसीलिए हमारा 1, 2 और 3 ही सही होगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मुद्रा संकुचन क्या है। तो मुद्रा संकुचन जो है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे कह रहा है कि जुर्बा घाटा या
ट्विन डेफिसिट जो है वो किसे बोलते हैं? तो ये भी आपको पता है कि जो जब राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा जब एक साथ हो जिस बजट में, तो उसको जो है जुड़वा घाटा बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। और अगर हम लोग देखें तो जो राजकोषीय घाटा है यह सरकार के कुल व्यय और कुल जो आय है, यानी कि कुल जो राजस्व है उसके बीच का अंतर है। और जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है तो राजकोषीय घाटा होता है वो। और वहीं अगर राजस्व घाटा देखेंगे तो यह सरकार के जो राजस्व व्यय और राजस्व आय के बीच का अंतर है, तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्य यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है? तो ये जो है हमारा हो जाएगा संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के तहत। और आपको पता होगा कि जो संकुचनकारी मौद्रिक नीति है इसमें क्या होता है कि जो मुद्रा का प्रवाह है उसको बाजार में संकुचित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई जो है अपने टूल जैसे रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के द्वारा क्या करती है कि ब्याज दर में वृद्धि कर देती है, और जिसकी वजह से जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा का संकुचन होना, या मुद्रा को क्या करना कि उसको संकुचित मात्रा में बाजार में रिलीज करना, यानी कम मात्रा में रिलीज करना। वहीं अगर हम लोग देखेंगे विस्तारकारी राजकोषीय नीति, तो इसमें क्या होता है कि वैसी राजकोषीय नीति बनाई जाती है जिसमें क्या है कि सरकार के द्वारा जो है मनी का फ्लो जो है वो डायरेक्टली, चाहे वो किसी योजना के तहत हो या कोई फंड हो या पेंशन हो, तो या किसी भी ऐसी व्यवस्था के तहत जो है वो क्या करती है कि मनी को मार्केट में इन्फ्यूज करेगी। तो इससे क्या होगा कि मनी का फ्लो बढ़ेगा, और जो मनी का फ्लो बढ़ेगा तो फिर वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगा, फिर डिमांड बढ़ेगा तो फिर उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो है वो साइकिल चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र जो है वो संबंध किसका दर्शाता है? तो आपको पता है कि यह जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच को संबंध को दर्शाता है। और इन दोनों में जो है इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि मुद्रास्फीति जो है बेरोजगारी का इनवर्स होता है। तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी घटेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इस तरीके से। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वक्र है, जैसे कुजनेच वक्र है या फिर लाफर वक्र है, तो वो लोग वो सब भी जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी पूछती है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे है कि पूंजी खाते के घटक में शामिल है। तो आप लोग देखिएगा तो इसमें जो है जो पूंजी खाता है इसमें शामिल किया जाता है एक तो प्रत्यक्ष निवेश, फिर इसके अलावा इसमें पोर्टफोलियो निवेश भी आ जाएगा, फिर इसके अलावा विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। इसमें ये चारों ही जो है वो पूंजी खाते के तहत रखे जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि सॉरी कह रही हूँ ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 इसमें सारा ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया था? तो आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजना है, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या था कि सोवियत संघ में इस तरीके की एक योजना चलाई जा रही थी जो वहां पे काफी सफल हो रही थी। तो भारत जो है उस टाइम पे जो कि भारत की स्थिति ऐसी थी, तो समाजवादी व्यवस्था की ओर, जो कि हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उनका जो झुकाव समाजवादी व्यवस्था की ओर ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर वहां पे सफल है तो हम भी इस टाइम पे अपने देश में, चूंकि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, तो इसीलिए उन्होंने रूस का जो मॉडल था वो कॉपी किया और भारत में पंचवर्षीय योजना को वो लेकर आए। तो इसीलिए ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सोवियत संघ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और माइनस डैश और प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। इसमें कह रहा है खाली स्थान को भरे। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा एनएनपी है मार्केट प्राइस पर, तो वो पूछ रहा है कि जब यह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, अगर यानी कि एनएनपी मार्केट प्राइस अगर निकालना है,
तो आपको पता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पे आएगा और साथ में इससे डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि मतलब जो है मूल्य ह्रास जो है उसको घटा देंगे, और साथ में ही जो विदेश से यानी कि जो भारतीय द्वारा विदेशों में जो कमाया गया पैसा है तो उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो मूल्य ह्रास है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूची 1 में दिया हुआ है लेखक और सूची 2 में पुस्तक का नाम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपको पता है कि इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। रमेश चंद्र दत्त की जो पुस्तक थी वह थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर है बेडेन पावेल का लिखा हुआ था द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस तरीके से हम देखेंगे तो 3-2-1 का कॉम्बिनेशन आता है, जो हमारे ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है 3-2-1, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है। तो आपको पता है कि मिश्रित में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ही इसमें पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए केवल सरकार तो नहीं ही करेगी, इसीलिए है पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा देखिए तो इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तु और सेवाओं को सुलभ करवाता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है, तो बिल्कुल। फिर है तीसरा कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करवाती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है, तो ये भी सही है। तो 2-3 ही केवल सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। तो क्या क्या उद्देश्य उसमें शामिल था, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि भूमि सुधार का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो इसी के कारण हुआ था 1951 में, आपको पता होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जो बिचौलियों को उन्मूलन और वास्तविक कृषक को भूमि का स्वामी बनाना था। दूसरा है कि बड़े भूमि स्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना था, तो ये भी सही था। फिर है पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना, तो ऐसा नहीं था, बल्कि ये बेसिकली इसलिए भी किया गया था क्योंकि उस टाइम पे भारत इतना एग्रीकल्चर जो सेक्टर था इतना पिछड़ा हुआ था कि भारत अपने कुल खाद्यान्न का इतना भी उत्पादन नहीं कर पाता था कि वो अपने जितने वो लोग उपभोग कर सकते हैं उतना वो लोग उगा सके अपने खेत में। और यही वजह था कि सबसे पहला जो सुधार था वो भू सुधार ही किया गया, जिससे भूमि की जो है उसका सही से कल्टीवेशन हो सके और इससे उत्पादकता बढ़ेगी और भारत जो है खाद्यान्न खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे भारत जो है अमेरिका पे डिपेंडेंट था। तो इसीलिए जो है ये लाया गया। और बाद में आपको पता है कि जो हमारा 70s के दशक में जो है हरित क्रांति लाया गया, और जिसने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया खाद्यान्न में, और भारत न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि अधिशेष भी उत्पादन करने लगा। तो चलिए वो सब तो अलग बातें हैं। तो यहाँ जो है केवल 1 और 2 ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि हरित क्रांति के पहले चरण में जो है HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हरित क्रांति का जो पहला चरण था 1960 के दशक के मध्य में, यानी कि 60 का दशक क्या 66-67 में हुआ था, तो 70 का आप मान सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या था कि इस बीज का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। तो इसमें जो है अब पंजाब तो है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसा क्षेत्र इसमें नहीं था। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वह गलत हो जाएगा।
और आगे दिया हुआ है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिला। तो आपको पता है कि हरित क्रांति का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिखा वह गेहूं पे ही दिखा, और यही वजह है कि आज अगर आप लोग देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और यूपी वाले साइड में गेहूं की अभी भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होती है। आगे है कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की जो प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। और बाद में जो है कि जब द्वितीय हरित क्रांति जब लाया गया तो इसमें पहला वाले में तो 7 डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट किया गया था, और फिर बाद में इसको अलग राज्य में जैसे कि पंजाब वगैरह में लाया गया, और बाद में जब इसका सफल इसका ये 7 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब सफल हो गया था तो फिर इसको आगे अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका ट्रायल दिया गया। तो वो द्वितीय चरण में हुआ था, तो इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि सही क्या है, तो 2 और 3 दोनों सही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है। तो आयात प्रतिस्थापन का जो सिंपली मीनिंग होता है कि इसमें क्या है कि हम जो है जो वस्तुएं बाहर से खरीदते हैं तो उसकी मात्रा में कमी करके या उसके रेशियो में कमी करके हम अपने जो घरेलू उद्योग हैं उसको बढ़ावा देके अपनी जरूरत का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वह घरेलू उद्योग से हम लोग पूरा कर पाए। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आयात के जो बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि इसकी स्थापना 1982 में की गई, जो बिल्कुल सही है, और आपको पता है कि नाबार्ड जो है वह 1982 में लाया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो है आप अगर देखे होंगे तो लघु और सीमांत किसान की अधिकता थी, और अभी भी भारत में जो सीमांत जोत का आकार है वो सबसे ज्यादा है। और फिर इनको क्या होता था कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए जमींदार या साहूकार पर निर्भर होना पड़ता था, और इनको उच्च ब्याज की राशि देनी पड़ती थी, जिनके कारण जो है इनका जीवन स्तर और फिर इनके कर्ज का कारण था। तो इसीलिए सरकार के द्वारा नाबार्ड लाया गया था, जिससे नाबार्ड क्या कर सके कि एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर जो है उसको फंडिंग के लिए जो है ये नाबार्ड जो था उसका केंद्रीय संस्थान के रूप में यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर है कि यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष स्थान है। तो आपको पता है कि नाबार्ड जो है एक शीर्ष बैंक है, और ये डायरेक्टली जो है वो ऋण प्रदान नहीं करती है, इनडायरेक्टली जो भी किसान से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर या प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको देती है, और इसके द्वारा जो है फिर यह किसानों तक पहुंचता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। और फिर तीसरा है कि यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है। तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। तो इसमें जो है एक तो RRB यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर देखेंगे सहकारी बैंक है, फिर व्यवसायिक बैंक है, फिर भूमि विकास बैंक है। तो ये चारों ही बैंक जो हैं ये सारे ही ग्रामीण बैंक के संस्थागत संरचना का पार्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये सारा ही इसी का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके बीच की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब आप देखेंगे कि आप एक एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं, यानी कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, तो इसके बीच का जो गैप है जिसमें आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका जो कारण है वो संरचनात्मक है। और संरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे ही कोई या तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कोई इशू है, तो वैसी जो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। फिर है कि भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो आपको पता है कि कृषि में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं होता है, बल्कि कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो बहुतायत में पाया जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको पता है कि इसमें जो है कि एक कोई एक सेक्टर में जो है जहाँ पे एक आदमी की जरूरत है वहाँ 4 आदमी काम कर रहा है, बट प्रोडक्टिविटी जो है वो तब भी इतना ही है जितना एक व्यक्ति के पास था।
तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है उसको प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। तो इसमें दूसरा गलत है, इसीलिए सिर्फ एक सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल ए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर तथा शुद्ध सब्सिडी को घटाने से हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे दिया हुआ है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है। तो आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम है, तो उसके द्वारा जो है वो सबसे सटीक जो है किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का मापन किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं तो खाद्यान्न वितरण इसका उद्देश्य था, खाद्यान्न की खरीद भी, और खाद्यान्न के लिए जो है बफर स्टॉक का रख रखाव भी। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि एक से अधिक, यानी कि मतलब इसमें पूछ रहा है नहीं है तो इसमें सारा ही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ई में हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जब सही है और इसमें गलत पूछ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो आपको पता है कि यह जागीरदारी व्यवस्था थी। फिर है राजस्व पट्टेदार या तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो यह जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। फिर है प्रत्येक किसान को भूमि दी गई जिसमें उसे उप पट्टे पर देने, बंधक रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बेचने का भी अधिकार दिया गया था। तो ये आपको पता है कि यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का पार्ट था। और ग्राम स्तर पर जो एकत्रित भू राजस्व थी, तो यह आपको पता है कि यह महालवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें पूरे गांव के साथ ही एग्रीमेंट किया जाता था और उस गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, जिसको एक निश्चित तौर पर एक निश्चित जो राजस्व की दर थी उस पे सरकार को राजस्व देना होता था। तो चलिए अब हम लोग इस तरीके से देखें तो ऑप्शन हमारा जो है वह बी सही बन के आता है कि 1, 4, 2 और 3 का इसमें कॉम्बिनेशन था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। तो ये आपको पता है कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, और आपको पता है कि यह 1961 से 65 का ड्यूरेशन था इस टाइम पे, और यह निगेटिव में गई थी। और इसमें जो है -0.1% का जो है कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर है ये इतना था। और इसका कारण आपको पता है कि इस टाइम पे जो है भारत 2 युद्ध इस टाइम पे झेल चुका था। 1962 में इंडो चाइनीज वॉर, और फिर 1965 में पाकिस्तान भी आक्रमण कर दिया था। तो यही जो 2 वजह था वो सबसे बड़ा रीजन था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है उसको बताना है। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि जो ब्याज दर आरबीआई अपने लंबी अवधि के ऋण पर वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आपको पता है कि रेपो रेट जो है यह लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म का डेप्थ है, इसीलिए ये गलत है। फिर दूसरा है कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उसे भारत में बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर जो है ये लॉन्ग टर्म जो है वो ऋण सुविधा है, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए जो है ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1 और 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 में की गई थी और तब इसकी संख्या 5 थी। तो आपको पता है कि इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 में ही हो गई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाले बैंक जो हैं क्रमशः 50%, 15% और 35% की पूंजी साझा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर है केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर 1997 में नए ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई थी। तो आपको पता है कि केलकर समिति जो है वह ग्रामीण बैंकों से संबंधित नहीं है बल्कि कर सुधार से था, तो इसीलिए ये गलत है। तो हमारा सिर्फ जो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। इसमें पहला दिया हुआ है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक
महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार जो प्रचलन है, इसका संबंध आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से है, तो ये भी सही है। और असत्य पूछ रहा है तो कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। आगे दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको पता है कि जो आरबीआई जो रुपयों की यानी कि बाजार में जो मुद्रा का तरलता है उसको दो टूल के आधार पे करती है। एक जो है उसको गुणात्मक के अंदर रखा जाता है और एक जो दूसरा श्रेणी है वह है मात्रात्मक का। तो इसमें पूछ रहा है कि जो गुणात्मक गुणात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है कि जो हमारा नैतिक सलाह है ये गुणात्मक है, सारण यानी कि रेशनिंग जो है ये भी गुणात्मक है, सीमा अनिवार्यता भी गुणात्मक है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है यह जो है गुणात्मक नहीं है, यह मात्रात्मक है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया गया है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला है कि प्रभावी राजस्व घाटा जो है एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फिर है इस घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल हैं जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देता है जिससे विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करिए और इसमें जो है कूट का प्रयोग करके सत्य कथन है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है राजकोषीय घाटा। पहला है राजकोषीय घाटा, तो आपको पता है कि यह जो है ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता है। फिर है दूसरा बजटीय घाटा, और ये आपको पता होगा कि यह जो है कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। फिर है राजस्व घाटा, और ये भी आप लोग को इजीली पता होगा कि जो राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व घाटे की अधिकता। और बचा है प्राथमिक घाटा, तो पता है कि ऋणदान और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि जो ब्रिटेन वुड्स है निम्न में से किस संगठन को जुर्बा कहा जाता है। आपको पता है कि जो ब्रिटेन वुड्स कमेटी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान, कमेटी कह रही हूँ सॉरी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो दो विश्व स्तरीय जो संस्थान का निर्माण हुआ था, तो उसमें एक आईएमएफ था और दूसरा विश्व बैंक, और ये दोनों का जो स्थापना हुआ है 1944 में हुआ है। और इसीलिए जो है इसको ट्विन सिस्टर के नाम से या ब्रिटेन वुड्स ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। वहीं अगर हम लोग एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो आपको पता है कि जो एडीबी है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो मेट्रो मनीला फिलीपींस है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में तो वो हैं मसातो कांडा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि आरबीआई जो है केंद्र सरकार का बैंकर है। तो आपको पता है कि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार का बैंक है, तो इसीलिए पहला सही है। दूसरा है आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है, तो ये भी सही है। फिर है आरबीआई जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये भी सही है। फिर है वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, तो ये भी सही है। इसमें सारा ही जो है आरबीआई का कार्य है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न उपायों में से किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी और निम्न कूट के आधार पर सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देख लेते हैं कि वह कौन सा मेथड है जिसके तहत जो है क्या होगा कि मार्केट में मनी जो है इन्फ्यूज होगा। तो पहला है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो आपको पता है कि इससे क्या होगा कि जो मनी का फ्लो है वो जो बैंक से हो जाएगा लोगों के यानी कि
बैंक टू पीपल हो जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा वो जाएगा ही, क्योंकि लोग फिर सामान खरीदेंगे। तो इस तरीके से तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर दूसरा है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तो लोग जब अपना पैसा बैंक में रख आएंगे तो उनके पास जो है पैसे बचेंगे नहीं, तो वो क्या ही सामान खरीदेंगे, तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा दूसरा गलत है। फिर है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर चौथा दिया हुआ है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, तो अगर ये क्या होगा कि केंद्रीय बैंक जो है अगर अपना कोई प्रतिभूति बेचेगी तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, और फिर पैसा जो है पीपल टू बैंक की ओर फ्लो होगा, तो इससे जो है तरलता जो है मार्केट में कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी गलत है। पूछ रहा है कि इसमें वृद्धि होगी तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1 और 3 जो है वो सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए, सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में जो है उसकी स्थापना वर्ष दी हुई है। तो चलिए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी कि ICICI, तो यह जो है 1955 में बना था, यानी कि पी जो है ये 4 से रिलेटेड है। फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI बैंक, तो ये आपको पता है कि 1964 में बना था। फिर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI बैंक, और यह बना था 1948 में। और बचा कि सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, तो यह 1990 में बनाया गया था। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और जो सत्य कथन है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि बढ़ती मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देता है, तो नहीं। बढ़ती मुद्रास्फीति जो है कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत नहीं देती है, क्योंकि महंगाई तभी आएगी जब क्या होगा कि लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी, ना कि निम्न क्रय क्षमता होगी। तो इसीलिए ये गलत है। दूसरा है मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा जबकि उधार लेने वाले को नुकसान होता है, तो नहीं, ये रिवर्स में दिया हुआ है। इसमें जो उधार देगा उसको नुकसान होगा और जो उधार लेगा उसको फायदा होगा। तो इसीलिए जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है स्टेटमेंट कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी महान लोविस के विचारों पर आधारित थी, तो ये आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। और फिर पहला जो था वो भी आप लोग को पता होगा कि पहला जो मॉडल था हेरोड डोमर के मॉडल पे था, और दूसरा PC महान लोविस के विचार पे। दूसरा हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट कि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह संचालित की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल रोजगार सृजन पर था, तो ये भी सही है। यानी कि मैं ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो सभी 3, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वह सही है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जन्म दर से अभिप्राय जो है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है, तो ये बिल्कुल सही है। और वहीं दूसरा है कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, तो ये 5 वर्ष नहीं है, बल्कि इसकी जो है जो इसका लिमिट है वो 7 वर्ष है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। सही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। आगे है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य रूप से जो है प्रचंड बेरोजगारी किससे संबंधित है, सही कथन का जो है वो चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कृषि क्षेत्र, आपको पता है कि कृषि में प्रचंड बेरोजगारी पाया जाता है। फिर है ग्रामीण क्षेत्र, और पता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो मुख्यतः कृषि पे आधारित होती है, तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में भी पाया जाएगा। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में जो है इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें संरचनात्मक घर्षणात्मक ये इस टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है, और शहरी क्षेत्र में भी तकनीकी या संरचनात्मक इस तरीके की। तो इसीलिए हमारा सिर्फ 1 और 2 ही सही है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयकर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला है कि यह एक प्रगतिशील कर है। तो आपको पता है कि आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है प्रगतिशील कर है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ती है तो एक सर्टेन इनकम तक जो है आपका जो है टैक्सेशन वो बढ़ता है, और फिर एक पॉइंट पे आके फिर आप इससे ऊपर कमाइएगा तब भी आपको वो भी देना। ये अलग बात है कि फिर उस पर सेस लगेगा, तो वो अलग टर्म है। आगे दिया हुआ है कि यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। और तीसरा है कि यह राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो नहीं, यह जो है सेंटर के द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एक और दो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला है जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है किसी देश के स्थिर मूल्य एवं चालू मूल्य के जीडीपी का एक औसत है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह स्थिर मूल्य नहीं बल्कि चालू मूल्य और स्थिर मूल्य का जो है औसत है। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल्स टू जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और इनटू 100। तो इसलिए जो है हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है इसका उपयोग मुद्रास्फीति की माप हेतु किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें केवल दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर काल अवधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि होती है या होती जाती है, तो वह कहलाएगी एस्क्यूफ्लेशन या तिरछी मुद्रास्फीति, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है। तो इसमें पहला देखें तो एक तो व्यापार संतुलन है और दूसरा जो है अदृश्य मदों का संतुलन, अदृश्य मदों का। तो ये दोनों ही हो जाएगा। और इसमें जो है विशेष जो एक विशेष आहरण अधिकार है और विदेशी परिसंपत्तियां हैं, ये जो है भुगतान संतुलन के संदर्भ में नहीं आएगा। इसीलिए ऑप्शन जो हमारा बन के आएगा यह है ऑप्शन बी, यानी कि एक और तीन सही है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसमें क्या होता है कि केवल वस्तु और जो क्या बोलते हैं वस्तु का जो आयात और निर्यात जो है सिर्फ उसी को शामिल किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा कि इसमें वस्तु और सेवा के अलावा जो है वित्तीय लेन देन और फिर पूंजी हस्तांतरण जैसी मदे जो है वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये डिफरेंस जो है आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डब्ल्यूटीओ कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला दिया हुआ है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को अत्यधिक व्यापार विकृत करने वाला माना जाता है और वो कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है। तो ऐसा नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है इसमें डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा जो है उसमें नई खोज और प्रचार को शामिल करते हैं। तो इसीलिए इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला गलत है। दूसरा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी व्यापार। तो यह जो है विकृत करने वाली मानी जाती है और वह कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है। तो ये बिल्कुल सही है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है इसमें वैसी सब्सिडी जो शामिल होती है जो डायरेक्टली जो है कृषि के उत्पादन और व्यापार को प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि अन्य जो देश हैं चाहे वो विकसित हो अल्प विकसित देश हो तो उनके द्वारा जो है इसका विरोध किया जाता है। तो इसी के लिए जो है इस पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यानी कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी पर। और इसमें जो है जैसे कि गवर्नमेंट किसानों को डायरेक्टली जो बेनिफिट देती है, जैसे कि सब्सिडी है या फिर इनमें जो है बहुत सारी छूटें दी जाती है, तो इसीलिए जो है इसमें डब्ल्यूटीओ का रिस्ट्रिक्शन है। आगे है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन। तो इसमें है सीमित कार्यक्रम से जुड़ी होती है और इन्हें उन्हें कमी की प्रतिबद्धताओं से छूट है। तो इसमें जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है लेकिन एक मिनिमम अमाउंट में। तो इसीलिए है दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी की बैंकों से मुख्य भिन्नता क्या है, यानी कि यह कैसे बैंक से अलग है। तो यह जो है एनबीएफसी अपने यहाँ से पैसे जमा करने वालों को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये सी है। इसके अलावा यह ऋण है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मतलब ये बहुत सारे ऐसी वित्तीय लेन देन करता है, लेकिन यह जो है डिमांड डिपॉजिट को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो यह जो है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चयों का प्रयोग का सूत्रपात किया था? तो यह आपको पता है कि यह जो है साइमन कुजनेट्स के द्वारा लाया गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है, तो यह होगा न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था पर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है हमारा कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जो है जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है, तो ये भी सही है। और आपको पता है कि जो दूसरा योजना अवकाश हुआ था जिसमें अनवरत योजना लाया गया था, यह था 1978 से 80 का जो टाइम पीरियड था। और पहला आपको पता है कि पहला जो था 1966 से 69 तक, और फिर तीसरा जो योजना अवकाश था 1990 से 92 के बीच लगा था। और दूसरे वाले में आपको अगर पता हो तो इस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार, और इसके द्वारा जो है अनवरत योजना लाया गया था, तो इसीलिए जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी अधिक होगी, तो अधिक नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है आय की विषमता को कुजनेट्स विषमता वक्र से मापा जाता है, तो नहीं, आपको पता है कि गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है और असत्य ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब बना दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला है कि आयात प्रतिस्थापन का संबंध जो है अंतर्मुखी व्यापार नीति से है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रथम 7 वर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक शामिल हैं? तो आप लोग को पता होगा कि जीडीपी का जो है किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में यानी कि निश्चित सीमा के भीतर जो है रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। याद रखिएगा ये बाउंड्री यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ही, जैसे भारत है तो भारत की सीमा के अंदर ही जितना भी एक साल में चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, उन दोनों के द्वारा जो है कितना वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य कमाया गया है उसको जीडीपी बोलेंगे भारत का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस बेस पे हम लोग आंसर इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर पहला देखें तो एक तो है नियत समय अवधि, आपको पता है 1 फाइनेंशियल ईयर, तो पहला आ जाएगा। फिर दूसरा है कि देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में, नहीं, देश का नागरिक जैसे ही आएगा तो वो आ जाएगा जीएनपी में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, क्योंकि यह भारतीयों की आय है। और यह जीडीपी जो है भारत में आय होगी और जीएनपी भारतीयों के द्वारा आय होगी, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में, लेकिन जीडीपी का नाम आएगा तो सिर्फ भारत में ही, चाहे भारतीयों की आय हो या विदेशों की या विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित की गई हो। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। फिर है कि देश के सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। फिर चौथा है धन प्रेषण, तो ये भी पता है कि ये रेमिटेंस जो है जीएनपी का पार्ट है, ना कि जीडीपी का। और पांचवा दिया हुआ है कि विदेशियों द्वारा देश की सीमा के क्षेत्र में किया गया उत्पादन, तो ये जीडीपी में आएगा, आपको पता है। तो 1, 3 और 5 ये तीनों आएगा, इसका मतलब जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा कि 1, 3 और 5 सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो आपको पता है कि इसमें जो है शुद्ध निर्यात जो व्यय है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा।
आगे हमारा दिया हुआ है कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है। तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाना होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला इसमें है कि राष्ट्रीय आय का आशय जो है निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है यह 1949 में किया गया था, तो ईयर भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो गलत है, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, डी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें देखेंगे तो किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, फिर है ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तर में वृद्धि करने को। तो आप लोग देखेंगे कि ये तीनों जो है यह किसी भी देश के जो ह्यूमन कैपिटल है उसको उसके पूंजी को, यानी कि जो हमारा मानव संसाधन पूंजी को निर्माण करने के लिए ये तीनों जो टूल्स हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन अगर चौथा स्टेटमेंट देखें तो इसमें तीनों का समावेश है, इसलिए बीपीएससी के द्वारा जो है सिर्फ 4 को आंसर माना गया था, तो इसीलिए जो है आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन अब है, इसमें दिया हुआ है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। तो ये आप लोग को पता होगा कि लैंड, लेबर, मनी और इंटरप्रेन्योरशिप, तो ये चारों ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर डी हो जाएगा कि इसमें जो है सभी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव। जबकि आपको पता है कि जैसे ही मिश्रित होगा तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटिटीज या कंपनियां शामिल होंगी, तो यहाँ कंपटीशन होगा ही होगा। इसका अभाव जो है ऐसा जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें कंपटीशन होगा। इसीलिए जो है बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपको पता है कि यह जेएम कीन्स के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही विकल्प चुने। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका जो है बैंकों के नियंत्रक से नियामक में बदल गई। और दूसरा है निजी क्षेत्र के बैंकों में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति दी गई। और तीसरा है ब्याज दरों को धीरे धीरे नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। तो इसमें हम देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है यह जो है 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें जो है ये तीनों ही उसकी जो है वो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया था। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि 1991 में एलपीजी सुधार को अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसमें पहला जो है भुगतान संतुलन संकट, ये आपको पता है। फिर दूसरा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। आपको पता है कि उस टाइम पे शायद 4 या 5 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो इतना ही पैसा था कि 4-5 और दिन जो है वो हम लोग सामान खरीद पाते। फिर आगे है उच्च मुद्रास्फीति, तो ये भी उसका कारण था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का दबाव था ओपन इकोनॉमी अपनाने के लिए, तो ये भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें चारों ही इसका जो है उस टाइम पे ये कारण था जिसकी वजह से एलपीजी जो है उस टाइम पे लाया गया था। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि चारों सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित एलपीजी घटकों का उनकी विशेषताओं से मिलान करिए। सूची 1 में नीति है और सूची 2 में उसकी विशेषता दी हुई। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है उदारीकरण। तो आपको पता है उदारीकरण जो है यह उद्योग पर सरकारी नियंत्रण को कम करना था। निजीकरण, आपको निजीकरण भी पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जो है वो विनिवेश। और भूमंडलीकरण जो था विदेशी फर्मों का प्रवेश था।
तो इस तरीके से 2, 3, 1 जो है हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे कह रहा है कि अभिकथन जो ए है उदारीकरण की जो नीति है उसने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया, और कारण है कि इसका उद्देश्य नौकरशाही विलंबता को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना था। तो इसमें ए और आर जो है दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिश ने प्रभावित किया था? तो नरसिम्हन समिति ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जानी जाती है? तो यह है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और यह जो है यह भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है और विनिमय दरों पर नजर रखता है, और इसे जो है अक्सर राष्ट्रों के लिए अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि यह मुख्य रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, तो नहीं, बल्कि यह IMF के द्वारा प्रदान किया जाता है, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दूसरा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है, यानी कि IBRD, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA शामिल है। तो आपको पता है कि यह जो है विश्व बैंक के पार्ट हैं, यानी कि यह सही है। सॉरी, मैं इसमें गलत का चेक लगा दी, तो पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तीसरा है कि इसका प्राथमिक ध्यान जो है बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर है, तो इसका जो है तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो हमारे जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि अभिकथन जो दिया हुआ है WTO ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गेट का स्थान लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें कारण दिया हुआ है कि गेट के पास व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत ढांचा और कानूनी अधिकार नहीं था, तो ये भी सही है। दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समझौते विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत हैं, और इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला है कि कृषि समझौता, तो ये बिल्कुल सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी जो पहलू है, यानी कि ट्रिप्स, तो ये भी सही है। तीसरा है सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कि GATS, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस जो समझौता है, यह जो है विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह जो है UNFCCC जो है इसके तहत जो है यह इसको रखा गया है, तो इसका मतलब जो है चौथा गलत है। तो 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक प्रतिशत हिस्सा के अनुसार कितना है? तो यह 7वां है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर आगे दिया हुआ है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत विकल्प चुनें, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है पूंजीगत व्यय जो है इसमें वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 तक सुधार हुआ है, ये तो सही है। दूसरा है कि भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और IT सेवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो यह जो है दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये जो है गलत है। और तीसरा है कि हाल के वर्षों में दिवालियापन प्रस्तावों की संख्या 1000 मामलों से अधिक हो गई है, तो ये भी सही है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत जो है दूरसंचार, कंप्यूटर और IT सेवाओं में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये तीसरा नहीं है बल्कि ये सेकंड पोजीशन पर ही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें गलत पूछ रहा है, तो केवल 2 गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे दिया हुआ 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि फॉरेक्स जो है वह पहुंच जाएगा, और उसकी वैल्यू $, बिलियन में जो है वह कितनी हो जाएगी, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग देखें तो हमारा जो है 640, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा GDP का परसेंटेज में वो कितना है, तो 5.6%। फिर है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कूट चुनिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना है, तो आपको पता है कि 8% तक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गई है, तो यह 209.4 गीगावाट तक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब आगे जो हमारा कह रहा है कि 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है हमारा कि 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन, तो यह जो है 332.3 मिलियन टन का जो है यह अनुमान है। फिर है कि वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना है, तो बेरोजगारी दर जो है यह है 3.2%। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान जो है यह है 16%। और वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई प्रवाह जो था 55.6 बिलियन, तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और खाद्यान्न उत्पादन आप लोग याद रखिएगा कि 332.3 मिलियन टन का जो है वह उत्पादन हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन चुने, तो इसमें चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें है कि पिछले 5 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, तो लगातार नहीं बढ़ रही है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें जो है जैसे कि 2020-21 में 9.2% हो गई थी, और 2023-24 में जो है जीडीपी का वृद्धि दर 5.6% हो गया था, तो पहला गलत है। दूसरा है भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ नहीं रहा है बल्कि ये फ्लक्चुएशन के कंडीशन पे है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और पूछ रहा है सही, इसलिए डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। फिर है हमारा है कि 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो आपको पता है 55% का। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सही कथन चुने, तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल, जिससे 2030 तक वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बचत हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत का जो कार्बन सिंक में 2.29 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की तक बढ़ गया है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता के 49% तक पहुंच गई है, तो 49 नहीं है, लगभग में 47 है, यानी कि 46.8% है, तो आप 47 बोल सकते हैं, इसीलिए तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी यानी कि एलएफपीआर जो है वह कितना है, तो 41.7, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है हाल के 3 वर्षों में सीपीआई मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है, और यहाँ सीपीआई से तात्पर्य है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है हाल के 3 वर्षों में डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति सीपीआई मुद्रास्फीति से अधिक रही है, तो अधिक नहीं रही बल्कि कम रही है। और आपको इसमें जो है देखें तो जो सीपीआई है हमारा वो वित्त वर्ष 26 में एक तो 4% इसका अनुमान लगाया गया है, और अगर हम इसका बात करें तो ये जो था खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% था, और जो अभी घट के 4.9% हो गया है, यानी कि यह जो है पहले के कंपैरिजन में घट गया है, बढ़ा नहीं है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है सही कौन सा है, तो पहला ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। आगे दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 6.2% का जो है अनुमान लगाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है।
आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किन दो उभरते क्षेत्रों को विकसित भारत दृष्टिकोण के तहत रोजगार सृजन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के रूप में रेखांकित किया गया है? तो यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया है, तो यह 48% का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का कुल निर्यात जो कि यूएस डॉलर में बिलियन में है, तो वह जो है हमारा 437.1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इतना बिलियन यूएस डॉलर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुपात है वह है 19.4, यानी कि सी ऑप्शन जो है वह सही है। आगे दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक जो कि उपभोग व्यय में असमानता की एक मापक है, तो वह कह रहा है कि इसमें जो दिया हुआ है उसके आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है यह आपको पता है कि गिनी गुणांक जो है वह घट रहा है, पहला तो सही है। बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, और ना तो यह स्थिर है, इसीलिए सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए जो फंड है वह है 50,000 करोड़, तो इसलिए जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक कितनी बार बजट पेश किया है? तो 8 बार, ये तो आप सभी को पता होगा, और इस बार जो है उनका 8वां बजट था, तो ये भी याद रखिएगा 2025 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 का विषय क्या था? तो सबका विकास, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं था? तो भुखमरी का उन्मूलन जो था उसमें शामिल नहीं था। आगे है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कौन सा विकास का इंजन में शामिल नहीं है? तो इसमें जो विकास के इंजन में उद्योग को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर आगे है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? और इसमें कह रहा है कूट के द्वारा आंसर देना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है पहला एक तो है कराधान, चलिए इसे मैं स्टेबल कर लूं। एक तो कराधान हो जाएगा, फिर उसके अलावा जो है वो वित्त हो जाएगा, फिर है बिजली और विनियामक, तो इसका मतलब है विनियामक सुधार और बिजली भी, और इसके अलावा जो है शहरी विकास और खनन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो इसमें ये दो सेक्टर जो है, एक तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, इसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 4 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बजट का कुल आकार जो कि लाख करोड़ रुपए में है वह कितना है? तो यह है 50.65 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो यह है 4.4%, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। फिर है केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार के आय स्रोत के बारे में उपरोक्त को सरकार के आय में योगदान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला आएगा उधार और अन्य देनदारी, फिर है इनकम टैक्स, उसके बाद है जीएसटी, और लास्ट में आएगा कोऑपरेट टैक्स यानी कि निगम कर। तो इसलिए जो है हमारा जो कॉम्बिनेशन है ए सी और डी बी का, जो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्राथमिक घाटा जो है 2,92,598 करोड़ है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है राजकोषीय घाटा जो है यह 15,70,936 करोड़ है, तो नहीं, राजकोषीय घाटा जो है 15,68,936 है, इसीलिए जो है हमारा दूसरा गलत है। तीसरा सबसे अधिक मत जो है रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा है कि संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा जो है 4.5 लाख है, 4.5 नहीं बल्कि 4 ही है, इसीलिए जो है ये भी गलत है। तो इसमें एक और ए और सी ही सही है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सॉरी, इसमें गलत पूछ रहा है, मैं सही बता रही थी। इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत देखेंगे तो बी और डी गलत है, और बी डी जो है हमारे ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहां आवंटित किया गया है? तो ये आपको पता है ब्याज भुगतान में। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है। और आपको पता है सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है वो यूपी में, फिर महाराष्ट्र और फिर तीसरे पर बिहार है। फिर है जनसंख्या जनसंख्या कह रही हूँ, जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में उच्चतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए अवरोही क्रम की पहचान करें, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? तो यह 59.8% है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये आपको पता है कि 10,40,99,452, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। 2011 की जनगणना के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि बिहार का जो लिंग अनुपात 935 है, जबकि आपको पता है कि 918 ही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूची का मिलान करें। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पहला दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये भी आपको पता है पटना। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो आपको पता है ये गोपालगंज है। और उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वह किशनगंज है। इस तरीके से जो हमारा आंसर है BACD के कॉम्बिनेशन में, तो चलिए कूट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है BACD, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में सही जो कथन है उसकी संख्या की पहचान करिए। तो इसमें जो संख्या बताना है कि 4 स्टेटमेंट्स में से कितना स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है इसमें कि इसकी अधिसूचना 6 जून 2022 को जारी की गई, तो बिल्कुल सही है। इसका संचालन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा किया गया, तो यह गृह विभाग के द्वारा नहीं किया गया बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह आयोजित किया गया था। तीसरा है जाति जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, तो ये भी सही है। यानी कि 2 को छोड़ के सारा सही है, तो 3 जो है हमारा 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। आगे है जाति सर्वेक्षण 2022 के बारे में निम्नलिखित में मिलान करना है। सूची 1 में जनसंख्या श्रेणी है और सूची 2 में उसका प्रतिशत दिया हुआ है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें ओबीसी है, आपको पता है ओबीसी जो है 27.12% है। फिर ईबीसी पता है 36.1% है। 36 जो है यहाँ 36% या 36 पॉइंट जो है 01% आप बोल सकते हैं। फिर है हमारा यहाँ SC, और SC आपको पता है कि SC जो है 19.65% और सामान्य जो है यह 15.52% है। तो इस तरीके से जो हमारा जो आंसर होगा 4321, तो जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आगे है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के क्रम को व्यवस्थित करिए। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि हिंदू सबसे ज्यादा है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई और फिर बौद्ध। बिहार में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपको पता है कि यह 1931 में किया गया था और 2011 में भी हुआ था, बट उसका डाटा जो है वो रिलीज नहीं किया गया। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो पहला है कि चक्रवात दाना का नामकरण भारत द्वारा किया गया। आपको पता है कि दाना का नाम भारत के द्वारा नहीं बल्कि इसको कतर के द्वारा इसको नाम दाना दिया गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है 2024 में यह चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात है, तो दूसरा सही है। इसलिए जो है ऑप्शन हमारा केवल 2 सही है और ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन 2 में, यानी कि ऑप्शन बी में, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर 2024 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर जो है 18
3% रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है, तो आपको पता है कि ये यूएन नेशन के द्वारा नहीं बल्कि आयरिश एजेंसी जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एजेंसी जो है वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है, तो दूसरा गलत है। फिर है हमारा कि वर्ष 2030 तक भुखमरी समाप्त करने की संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है, तो ये भी सही है। इसका मतलब 1 और 3 ही सही है, इसीलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला लेखकों का गांव किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कार्बो बर्थडे के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है, तो यह जो है मिस्र है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के जो मानदंड है उसको खत्म करने का फैसला लिया है, तो आपको पता है कि यह जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया फैसला है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो यह 1.1 बिलियन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। फिर आगे दिया हुआ है कि जैव विविधता पर सम्मेलन का कॉप जो 16 है वह कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको पता है कि कैली कोलंबिया में। आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि मून लाइट कार्यक्रम जो हाल में ही चर्चा में रहा किससे संबंधित है, तो यह है चंद्रमा के लिए संचार और नेविगेशन बुनियादी ढांचे का विकास से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने हाल में ही किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है, जहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और सामरिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, तो यह नांग्यालंका जो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। आगे है भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला है यह प्रतिमा जो है यूनान की न्याय की देवी से प्रेरित है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है कि भारत में यह प्रतिमा सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, तो यह 19वीं सदी में नहीं बल्कि 17वीं सदी में जो है यह लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो दूसरा गलत है। तो उपरोक्त में से जो है वो सही कथन पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। और इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा कि जो लेडी जस्टिस हैं इसमें क्या था कि इस प्रतिमा पर ब्लैक कलर के आप लोग देखते होंगे कि न्यायालय में लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर की एक लेडी, तो वह जो लेडी थी जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती थी, अब उस पट्टी को खोल दिया गया है और पहले जो है इनके दाएं हाथ में तराजू और बाएं हाथ में तलवार थी, लेकिन अब जो है तराजू को तो बरकरार रखते हुए नई प्रतिमा में तलवार की जगह जो है संविधान अब पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। और आगे जो है इसमें जो इन्होंने जो वेस्टर्न लिबास पहना हुआ था उसके जगह अब इनको साड़ी पहनाई गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह एडिशनल फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह हरियाणा है। घोटाले से बचो अभियान केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटा के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है। फिर है मेरी पंचायत ऐप केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका संबंध है स्थानीय मौसम से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर है स्काई स्कैनर की 2025 की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन सा है, तो शिलोंग मेघालय, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल में ही बिहार में 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भागलपुर सिलिका। इसमें जो खोजा गया है उसमें मैं बता देती हूँ 9 जिले में नालंदा में सफेद अभ्रक, बेगूसराय में ब्लैक क्ले, नवादा में आंशिक सोना, मुंगेर में ग्रेनाइट स्लेट अभ्रक काइनाइट और क्वार्ट, आरा में चूना पत्थर और सिलिका, बांका में ग्रेनाइट और पेगमाटाइट, और उसके अलावा है गया में अभ्रक, जमुई में जो है ग्रेनाइट क्वार्टजाइट, भागलपुर में तांबा और जस्ता, तो ये याद रखिएगा। हाल में ही खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी जगह किस पुरस्कार को शुरू किया है, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया गया है उसके जगह, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर है 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए
दिया गया था, तो यह दिया गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया। तो जापान का एक एनजीओ है निहान हेडियान को इसको दिया गया था, और बेसिकली यह जो है दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त करवाने के लिए और उसके जो प्रभाव जो है कितना बुरा हो सकता है यह बताकर कि इसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो है इसके अद्वितीय योगदान के लिए इसको ये अद्वितीय, या आप ये बोल सकते हैं कि विशिष्ट योगदान ज्यादा अच्छा है कि विशिष्ट योगदान के लिए। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया। तो आपको पता है कि यह जो है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में इसके योगदान के लिए, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे है नीचे दिए गए इनमें से कौन सा कथन जो है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन बी जो है यह गलत है कि यह योजना जो है सभी निजी कार मालिक को लाभ पहुंचाएगी। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यातायात के लाइव अपडेट हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है। तो बिहार चौथा राज्य बन गया है। फिर है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है हाल में ही अररिया जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो आपको पता है कि अररिया में नहीं बल्कि जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें प्रस्तावित किया गया है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, इसीलिए पहला गलत है। दूसरा है कि यह मंजूरी जो है बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने मंजूरी दी है। तो नहीं, यह जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के द्वारा दिया गया है, जो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के तहत जो है एक वैधानिक निकाय है, इसीलिए ये भी गलत है। अब इसमें सत्य पूछ रहा है तो कोई भी नहीं है सत्य, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। पहला है कि 13 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको पता होगा कि 13 से 16 नहीं बल्कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए था, तो पहला गलत है। फिर दूसरा है इस दौरान बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी का टीका लगाया गया, तो ये सही है। और इसमें गलत पूछ रहा है तो पहला स्टेटमेंट गलत है केवल, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो है कृषि चक्र में मानक तैयार करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भारत जेन यानी कि भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल किसके नेतृत्व में विकसित की जा रही है। तो यह आईआईटी मुंबई के नेतृत्व में, यानी कि आईआईटी मुंबई इसको बना रही है, तो ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाल में ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूपेक्स को मंजूरी दी है। यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो जापान के साथ। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है। तो यह जो है केरल में स्थापना किया गया है इसका, यानी ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि भारत जो है 127 देशों में 105वें स्थान पर है, 27.3 इसका स्कोर था, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा हमारा है कि भारत में भूख के स्तर को देखते हुए इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी सही है। और इसमें जो है भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित 42 और देश भी हैं जिसको गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो पूछ रहा था सही, तो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर की सीधी ऊंचाई कितनी है। तो लगभग 102 फीट। चलिए आगे चलते हैं। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो पटना में। अब आगे जो दिया हुआ है 10 क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके मिला लीजिएगा। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी लेके आऊंगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट है 142, तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 206.25%। फिर है 143, तो 143 का आंसर हो जाएगा बी। और 144, तो इसका आंसर हो जाएगा 280 यानी कि ऑप्शन ए। 145, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 15 मिनट। फिर नेक्स्ट है 146, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी 10 सेकेंड। फिर है 147, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 यानी कि ऑप्शन सी। 148, तो 148 का जो है इसका आंसर हो जाएगा 37 ईयर्स यानी कि ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है हमारा कि 149, इसका हो जाएगा 115 यानी कि 115 जो कि ऑप्शन डी में है। अब जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 150 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4096 रुपीज यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरीके से हमने एडिटोरिया का जो टेस्ट नंबर 9 है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा बीपीएससी 71 और बिहार दरोगा से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री में। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिए या फिर किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट या डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम वो कंटेंट लेके आए। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।